जय हिंद प्यारे साथियों, आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लुसेंट के सीरीज में एक नया लेवल, नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मध्यकालीन भारत। हाँ जी दोस्तों, हम लोगों ने पिछले सेशन में लगभग 9 सेशन में प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त कर चुके हैं और आज से हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो पोर्शन है मध्यकालीन भारत, यहाँ से आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है। इतिहास में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है तो मध्यकालीन भारत से, उसके बाद आधुनिक भारत से, प्राचीन भारत से थोड़ा कम क्वेश्चन बनता है। तो ये पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किस पे चर्चा करने वाले हैं? तो मध्यकालीन भारत में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारत पर अरबों का आक्रमण। अरब के द्वारा पहली बार भारत पे सफल आक्रमण किया जाता है। एक शासक रहता है जिसका नाम रहता है मोहम्मद बिन कासिम, जो 1712 ईस्वी में सिंध प्रांत जो होता है, उस समय पाकिस्तान और भारत एक ही हुआ करते थे। तो आज के डेट में पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उस पे इसके द्वारा आक्रमण की जाती है और वहां पे वो विजयी हो जाता है और विजयी होने के बाद वहां पे वो शासन स्थापित कर लेता है अपना। ओके, तो जब अरब के द्वारा भारत के सिंध प्रांत पे आक्रमण किया गया था तो वहां का जो शासक था उसका नाम था दाहिर। ठीक है, दाहिर, ये क्वेश्चन पूछता है। वहां का शासक, सिंध का जो शासक हुआ करता था वो था दाहिर। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अरब जो आते थे भारत पे आक्रमण करते थे तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था? तो उनका जो मुख्य उद्देश्य हुआ करता था भारत पे आक्रमण करने का, तो उस समय भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। तो मुख्य उद्देश्य जो उनका था तो धन दौलत लूटना हुआ करता था। कोई भी अरब आक्रमणकारी हमारे देश पे आक्रमण किया तो उसका मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूट के ले जाना और अपना साम्राज्य का विस्तार करना था। तो उसी के उद्देश्य से कोई आता था, भारत पे आक्रमण करता था, जो भी धन दौलत इकट्ठा होता था वो लूट के लेके चला जाता था। तो उसी उद्देश्य से सारे आए, चाहे मोहम्मद गजनी हो, मोहम्मद गौरी हो, उनका सारे लोगों का यही उद्देश्य था, धन दौलत लूटना। और दूसरा उद्देश्य जो था वो था अपने धर्म का प्रसार प्रचार करना, यानी कि इस्लाम धर्म का विस्तार करना। भारत में पहली बार इस्लाम धर्म का आगमन इन्हीं के माध्यम से हुआ था, अरबों के माध्यम से ही इस्लाम भारत में आया था। ठीक है, तो देखो, भारत पर अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रसार प्रचार करना। ओके, धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना उनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। आगे अब हम लोग देख लेते हैं। ओके, आगे अब हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में? तो ये महमूद गजनी के बारे में। महमूद गजनी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, महमूद गजनी। ठीक है, महमूद गजनी, ये एक तरह से कह सकते हैं कि भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार, और कई बार सफलता मिली और यहाँ से मंदिरों को लूट के, धन दौलत को लूट के एक तरह से लेके जाता था अपने यहाँ। ठीक है, बहुत लूटा था, ये 17 बार आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन बनता भी है। तो देखो, शुरुआत से हम लोग देखें तो जो 1932 में अलप्तगीन नामक एक शासक हुआ करता था, जो एक तुर्क सरदार था। इसी ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तुर्की में तुर्क सरदार, हालांकि तुर्की का ही था, तो तुर्की में इसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो अलप्तगीन ने, और अपनी जो राजधानी बनाई वो गजनी ही बनाई। अलप्तगीन की जैसे ही मृत्यु होती है तो कुछ समय तक वहां पे एक और व्यक्ति का शासन रहता है जिसका नाम है पिरितिगीन का शासन वहां पे रहता है। इसी के शासन काल में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया जाता है। ओके, सर्वप्रथम भारत पे आक्रमण इसी के शासन काल में, किसके? तो पिरितिगीन के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया जाता है। देखो, जब प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ भारत पर तो उस समय पंजाब का जो शासक हुआ करता था वो एक शाही वंश था। क्या था? शाही वंश का शासन वहां पे हुआ करता था। और ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। ओके, कि जब तुर्कों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया तो पंजाब में किसका शासन हुआ करता था? तो शाही वंश का शासन हुआ करता था। पंजाब वही क्षेत्र है जो आज के डेट में आधा हिस्सा पाकिस्तान में है और आधा हिस्सा भारत में है। वो उस समय संपूर्ण पंजाब हुआ करता था। ओके, अब देखो, अलप्तगीन के बाद क्या होता है ना, अलप्तगीन यहाँ पे क्या दिया है? तो अलप्तगीन का गुलाम था और उसका एक दामाद भी था, एक जिसका नाम था सुबुक्तगीन।
अजीब नाम है ना, सुबुक्तगीन, ठीक है। अलप्तगीन का गुलाम भी था और उसका दामाद भी था जिसका नाम था सुबुक्तगीन, जो गजनी का बाप हुआ करता था, उसका गजनी का पिता हुआ करता था, ठीक है। तो इसने 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठता है। ओके, तो महमूद गजनी, वही महमूद गजनी जिसके बारे में ये अध्याय मुख्य तौर पे है, जो 17 बार भारत पे आक्रमण किया था, वो इसी का पुत्र था। किसका? तो सुबुक्तगीन का, यानी कि सुबुक्तगीन जो 917 में यहाँ पे गजनी के गद्दी पे बैठता है, तो उसी का पुत्र कौन था? तो महमूद गजनी था, ठीक है। जिसका जन्म कब होता है? तो 971 ईस्वी में, 1 नवंबर 971 ईस्वी में महमूद गजनी का जन्म होता है। महमूद गजनी या महमूद गजनवी दोनों एक ही व्यक्ति थे, ठीक है, अलग अलग नाम नहीं है, दोनों का नाम एक ही है। आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो देखो अपने पिता के काल में महमूद गजनी क्या था? तो वो खुरासान एक जगह हुआ करता था, गजनी में ही, गजनी साम्राज्य का ही एक जगह हुआ करता था खुरासान, वहीं पे शासन कर रहा था। जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है, तो महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में, यानी कि 998 ईस्वी में, इसका जन्म होता है 971 ईस्वी में, वो 27 साल का जब हो जाता है तो उस समय उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और फिर ये गजनी के गद्दी पर बैठता है, ठीक है, अपने पिता के स्थान पे अपना स्थान ग्रहण करता है। ओके, तो महमूद गजनी ने भारत पर अभी तक 17 बार आक्रमण किए हैं। ये एक अपने आप में इतिहास है कि जो महमूद गजनी, जिसके बारे में इस अध्याय में मुख्य तौर पे दिया है, वो भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो धन की प्राप्ति थी। कोई भी आक्रमणकारी जो अरब से आते थे भारत पे आक्रमण करने के लिए, उनका मुख्य उद्देश्य यही हुआ करता था, धन का प्राप्ति, यानी धन को यहाँ से लूटते थे और ले जाते थे अपने यहाँ, उसके अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। ओके और महमूद गजनी को ना मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता है। ये भारत पे आक्रमण करता था, मंदिरों में सोना चांदी बहुत सारे जवाहरात रखे रहते थे, तो मंदिरों को तोड़ता था, एकदम विध्वंस कर देता था और वहां से सोने चांदी जितने जवाहरात निकलते थे वो लेके चला जाता था। तो एक तरह से मंदिरों को नाश करते जाता था, साथ में लूटते जाता था, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? तो मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता था। तो महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी जो भारत पे प्रथम आक्रमण किया था वो 1000 ईस्वी में किया था। कहाँ पे? तो पेशावर का कुछ भाग था, उस पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया था, ठीक है, और फिर अपने देश लौट गया, वहां पे अधिकार किया, धन दौलत लूटा और फिर अपने यहाँ मतलब अपने देश चला गया। देखो फिर क्या, 1 साल बाद फिर से महमूद गजनी रिटर्न होता है, यानी कि 101 ईस्वी में, और फिर क्या करता है? तो शाही राजा, जो पंजाब के आसपास के क्षेत्र में शाही राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जयपाल, उनके विरुद्ध आक्रमण कर देता है, ठीक है। उसमें आक्रमण में तो जयपाल की हार हो जाती है और उनके साम्राज्य से जितने भी एक तरह से लूटना था लूट के फिर से गजनी चला जाता है। आगे देखते हैं। तो महमूद गजनी का फिर एक बहुत ही फेमस आक्रमण है जो 1008 में उसके द्वारा आक्रमण किया गया था, ठीक है। 1008 में महमूद गजनी के द्वारा कहाँ पे आक्रमण किया जाता है? तो नगरकोट में आक्रमण किया जाता है 1008 ईस्वी में, जहां पे इसको क्या था कि मूर्तियों का भंजक बहुत मतलब अधिक मात्रा में इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यही अभियान जो है जिसमें इसको एक तरह से मूर्ति भंजक का नाम संज्ञा दे दिया गया। तो महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में जो नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है, यानी कि वहीं से मूर्ति भंजक करना शुरू करता है, मूर्तियों को तोड़ता है और मंदिरों से जितने धन दौलत एक तरह से इकट्ठा होते हैं लेके चला जाता है। यहीं से वो वाला पहला अभियान शुरू हुआ था, मूर्ति तोड़ने का उसका पहला अभियान यहीं से नगरकोट से शुरू होता है 1008 ईस्वी में। अब आगे की बात करते हैं। तो महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो था वो क्या था? तो 1025 ईस्वी में जो भारत का जो सोमनाथ मंदिर, उस समय सोमनाथ मंदिर में सोने जवाहरात से मतलब एक तरह से मूर्ति ही सोने की बनी हुआ करती थी, ठीक है, उसको लूटता है। ओके,
सोमनाथ मंदिर जो आज के डेट में गुजरात में है, गुजरात के सौराष्ट्र में है, वो वहां पे आक्रमण करता है और उस मंदिर को लूट लेता है। इस मंदिर में उसे लूटने पे करीब 20 लाख दिनार मिलता है। 20 लाख दिनार की प्राप्ति होती है उस मंदिर से। अब समझो 20 लाख उस जमाने में कितना हुआ करता होगा। ओके, इतनी संपत्ति उसको हाथ लगती है। ओके, अब देखो एक व्यक्ति हुआ करते थे जो मोहम्मद गजनी जब सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण कर रहा था तो उन्होंने उसका विरोध किया। ठीक है, तो क्या करता है, तो सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलवाड़ के जो राजा हुआ करते थे तो वो रक्षा करना चाहते थे, तो ये तो लूट के लौट जाता है, लेकिन फिर से वापस आता है और अहिलवाड़ के शासन उस समय हुआ करते थे। ठीक है, उस पे महमूद गजनी के द्वारा फिर से आक्रमण कर दी जाती है। ओके, फिर से अहिलवाड़ पे आक्रमण कर दी जाती है। आगे देख लेते हैं। तो सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाते वक्त तो रास्ते में कुछ जाट मिलते हैं, वो उस पे आक्रमण कर देते हैं, महमूद गजनी पे आक्रमण कर देते हैं और वहां से कुछ धन दौलत वो भी लूट लेते हैं महमूद गजनी से। ठीक है, महमूद गजनी जब सोमनाथ मंदिर को लेके जा रहा था, गजनी अपने साम्राज्य में, ठीक है, अरब लेके जा रहा था, तो रास्ते में जाट मिल गए, वो उस पे आक्रमण कर दिए और जाट आक्रमण करके उससे कुछ धन दौलत लूट लिए थे। और अंत में अभी देखने को मिलेगा कि उनके खिलाफ फिर गजनी आता है लड़ने और लड़ता है, उसी दौरान उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, अब एक नोटेड पॉइंट क्या है किसके बारे में, तो सोमनाथ मंदिर के बारे में। तो सोमनाथ मंदिर भारत का 12 जो ज्योतिर्लिंग है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 है, उसमें से पहला स्थान इसी का आता है, सोमनाथ मंदिर का। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में जो पहला स्थान आता है वो किसका आता है, तो वो आता है किसका, सोमनाथ मंदिर का। यह गुजरात में है, गुजरात में अरब सागर के किनारे है, गुजरात तो खुद ही अरब सागर के किनारे है, तो वही सोमनाथ मंदिर है। देखो 13 नवंबर 1947 में हमारे गृह मंत्री हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया जाता है। कब, तो 1947 में। कब, 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण कराया जाता है। ओके, और फिर से 1951 में 11 मई 1951 में उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अच्छे से पता होगा, उनके द्वारा इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठान यानी कि उस मंदिर में फिर से जान डाल दी जाती है। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान भी सोमनाथ मंदिर में जो है वो आप लोग को जानना आवश्यक है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। आगे की बात कर लेते हैं। तो महमूद गजनी का जो अंतिम भारतीय आक्रमण था वो उन्हीं के खिलाफ था। ठीक है, जाटों के खिलाफ था। अंतिम भारतीय आक्रमण कब था, तो 1027 ईस्वी में। किसके खिलाफ था, तो जाटों के विरुद्ध था। ओके, जाट वही जाट जब महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर को लूट के ले जा रहा था तो जाटों ने बीच में ही उस पर आक्रमण करके कुछ धन दौलत लूट लिए थे, तो बदला लेने के लिए फिर से आता है 27 में, फिर से वापसी करता है भारत में और जाटों पे आक्रमण कर देता है। जब जाट पे आक्रमण करता है तो उसी समय क्या होता है, गजनी की मृत्यु हो जाती है। ओके, तो महमूद गजनी की मृत्यु कब हो गई, 1330 ईस्वी में। ओके 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 ओके, अब देख लेते हैं सुल्तान की उपाधि धारण करना। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक यही था, महमूद गजनी। महमूद गजनी सुल्तान पे सुल्तान का एक तरह से पद धारण करने वाला पहला अगर कोई अरब शासक था तो महमूद गजनी भी था। देखो महमूद गजनी के सेना नायकों में हिंदू भी हुआ करते थे, जिसमें से मुख्य तौर पे ये पूछता है, जिसमें से एक सेवंद राय थे और एक तिलक थे। ठीक है, वो तो हालांकि मुस्लिम साम्राज्य ही था और मुस्लिम इस्लाम धर्म का प्रचार करता था, लेकिन उसके सेना नायकों में हिंदू भी सेना हुआ करते थे, जिसमें से सेवंद राय और तिलक का नाम बहुत ही फेमस है। ठीक है, ये उच्च पदों पे भी आसीन थे। अब देखो कुछ लेखक, जिसमें से अलबरूनी का नाम सुना होगा, फिरदौसी का नाम, उत्वी का नाम, फरूखी, ये सब महमूद गजनी के दरबार में रहते थे, उनके दरबार के ही कवि थे। ठीक है, ये लोग उन्हीं के दरबार में, महमूद गजनी के दरबार में ही रहते थे। ओके, अब आते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, जो बहुत ही
तरह से टॉपिक ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इतिहास में ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखो गौर गौर एक जगह का नाम। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। गौर महमूद गजनी, गजनी वही गजनी की बात कर रहे हैं, ठीक है, गजनी साम्राज्य, उसी के अधीन एक छोटा सा राज्य हुआ करता था गौर, जिसका नाम था गौर। ओके, तो 1173 ईस्वी में वहीं पे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का शासन होता है। मोहम्मद गौरी, जिसको पूरा नाम जिसका शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी है, यानी कि उसका शासन 1173 ईस्वी में गौर पे होता है, ठीक है। ये भारत पे जो पहला आक्रमण किया था वो कब किया था? तो 2 साल बाद, यानी कि जब उसका शासन हुआ 1173 में, उसके 2 साल बाद यानी कि 1175 ईस्वी में भारत का एक मुल्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है, वही एरिया पड़ता है अरब की तरफ। हालांकि भारत का वही एरिया पड़ता था, तो कोई भी अरब वासी आता था तो वहीं सबसे पहले आक्रमण करता था, ठीक है। तो आक्रमण के दौरान यही होता था। ओके, तो इसका जो पहला आक्रमण भारत पे रहता है तो 1175 ईस्वी में कहाँ रहता है? तो मुल्तान के विरुद्ध रहता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, तो आगे की बात कर लेते हैं। तो देखो मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो होता है तो फिर 3 साल बाद होता है। कब होता है? तो 1178 ईस्वी में। कहाँ पे? तो पाटन, जो गुजरात में, पाटन गुजरात का एक हिस्सा है, वह उस पे होता है, ठीक है। लेकिन वहां पे उस समय शासक हुआ करता था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ये बुरी तरह गौरी को हराता है, गौरी को बुरी तरह परास्त करके वापस भेज देता है, ठीक है। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पे क्या करता है? तो शासन का भार उसके जो गुलाम सेनापति हुआ करते थे उन पे सौंपता चला जाता है। सल्तनत का जब स्टार्ट होगा, यानी गुलाम वंश जब स्टार्ट होगा, तो सारे जो गुलाम थे, ठीक है, वो इसी के गुलाम थे। पहले जीतता था, प्रदेशों को लूटता था और अपने सेनापतियों को वहां का शासक बना के आगे बढ़ जाता, यही काम था इसका। ओके, तो क्या करता था मोहम्मद गौरी? भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। अब देखो मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है कब? तो 1206 ईस्वी में। और 1206 ईस्वी में इसके मृत्यु के बाद ही दिल्ली पे शासन होता है किसका? तो गुलाम वंश का, यानी सल्तनत काल अब शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी के द्वारा कुछ लड़ा गया प्रमुख युद्ध है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो पहला आ जाता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में ही हुआ था। किसके किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी के और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ओके, जिसमें चौहान, पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है। ओके, पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है। दूसरा तराइन का युद्ध कब होता है? तो 1 साल बाद 1192 ईस्वी में फिर से गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है, जिसमें गौरी की विजयी हो जाती है। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की और दूसरे भी युद्ध में गौरी की विजयी हो जाती है। तो गौरी विजयी होने का मुख्य कारण क्या था? तो उस समय गौरी का जो तरह से साथ देने का काम किया था वो चंद्र ये था, ठीक है। कौन? तो जयचंद्र था। बहुत सारे कार्टून में इसका नाम आता है कि जयचंद्र ही उस समय गौरी का हालांकि साथ दिया था, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान को हारना पड़ा था। तो फिर क्या होता है? 1994 में गौरी इसी के विरुद्ध युद्ध कर देता है, ठीक है। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध जो 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था, और जिसमें गौरी विजयी होता है। ओके, अब देखो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति हुआ करता था, उसका नाम था स्कंद। कभी कभी पूछ लेता है, तो स्कंद हुआ करता था। ये 3 महत्वपूर्ण युद्ध गौरी के द्वारा लड़े गए भारत में, और ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग को डेट किनके कितने बीच हुआ, कब हुआ था, ये सब याद रहना चाहिए। ओके, आगे की बात कर लेते हैं हम लोग आगे। तो अब आता है सल्तनत काल। सल्तनत काल में बहुत सारे शासकों ने दिल्ली पे एक एक करके शासन किया, तो एग्जाम में इसका क्रम पूछ लेता है। तो उसके लिए एक ट्रिक बहुत सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है, उस पे बात कर लेते हैं। तो सल्तनत काल में पूछता है कि सल्तनत काल के शासकों का क्रम बताइए। उसके लिए क्या है? तो एक ट्रिक है, इसका नाम है गुल खिलाकर, क्या? तो गुल खिलाकर तूने सैया को लूटा, सैया को
लूटा। यही ट्रिक है, ये ट्रिक याद रहेगा तो सल्तनत काल में जितने भी शासकों ने दिल्ली पे शासन किया उनका क्रम वाइज याद रहेगा। ठीक है, इसमें से गुल से क्या हो जाता है, तो गुल से होता है गुलाम वंश। क्या हो जाता है, तो गुलाम वंश। सबसे पहले दिल्ली पे किसका शासन होता है, तो गुलाम वंश का। ओके, सल्तनत काल में सबसे पहले गुलाम, गुलाम हम लिख दिए क्या, ओके ओके ओके, गुलाम वंश, गुलाम वंश का शासन होता है। उसके बाद आता है गुल खिलाकर यानी कि खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश। ठीक है, उसके बाद तूने यानी गुल खिलाकर तूने से क्या होगा, तो तुगलक वंश, तुगलक वंश। और यही सबसे ज्यादा दिनों तक शासन करता है दिल्ली पे। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इन सब का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तुगलक वंश। उसके बाद आता है सैयद वंश। क्या, तो सैयद वंश, सैयद वंश, सैयद वंश। उसके बाद अंतिम जो शासक होता है दिल्ली पे सल्तनत काल में, तो वो क्या होता है, तो लोधी वंश, लोधी वंश। और लोधी वंश के बाद वहां पे सल्तनत काल समाप्त होता है। फिर बाबर आता है और इब्राहिम लोधी जो अंतिम शासक हुआ करता था दिल्ली गुलाम वंश की तरह से सल्तनत काल में, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध होता है और वहां पे बाबर की जीत हो जाती है और फिर दिल्ली पे कब्जा बाबर का हो जाता है। ठीक है, तो गुल खिलाकर तूने सैया को लूटा यानी गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। इस क्रम में एक तरह से सल्तनत काल में दिल्ली पे शासन किया गया इन वंशों का। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश के बारे में। बीच बीच में कुछ और भी टॉपिक आएगा, लेकिन दिल्ली सल्तनत पे यही क्रम से इन्हीं शासकों ने शासन किया था। तो गुलाम वंश की शुरुआत करते हैं। तो गुलाम वंश की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 1206 ईस्वी में। ठीक है, 1206 ईस्वी में शुरुआत होती है गुलाम वंश की। गुलाम वंश की शुरुआत 1206 ईस्वी में की जाती है। ओके, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ही था जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ओके, वह गौरी का गुलाम हुआ करता था। गौरी, अभी से पहले गौरी, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़े, उसी का गुलाम हुआ करता था। उस समय बताए थे कि मोहम्मद गौरी जो भी साम्राज्य जीतता था तो उस साम्राज्य का धन दौलत लूटता था और वहां पे अपने सेनापतियों को एक तरह से शासन करने के लिए छोड़ देता था। तो उसी में से ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, अब देखो कुछ नोटेड पॉइंट है। जैसे उस समय गुलामों को फारसी भाषा में क्या कहा जाता था, तो बंदगा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बंदगा कहा जाता था। तथा इनको किस लिए प्रयोग किया जाता था, तो सैनिक सेवा के लिए गुलाम बनाया जाता था सैनिकों को। ठीक है, उनको लोगों को गुलाम बनाया जाता था, उनको सैनिक के रूप में प्रयोग कर दिया जाता था। ठीक है, अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जो हुआ था वो 24 जून 1206 को हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर था। लाहौर जो आगे आप लोग देखोगे इल्तुतमिश के द्वारा लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके फिर से दिल्ली लाया जाता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर बनाई थी। अब देखो कुतुब मीनार का नींव, कुतुब मीनार का नींव जो डालने का कार्य किया था तो इसी ने किया था। किसी ने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव डाला था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए पूछता है कभी भी एग्जाम में कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम ही आता है। लेकिन वो तो नींव डाला था, पहला मंजिल बनवाया था, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा मंजिल बनवाने का जो कार्य किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद भूकंप, बिजली गिरता है और चौथा मंजिल टूट के गिर जाता है। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक और चौथा और पांचवा 2 मंजिलें बनवाता है। यानी कि ये कुतुब मीनार का निर्माण 3 लोगों ने मिलकर किया था, लेकिन नींव डालने का कार्य जो किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, इसीलिए इसका नाम पहले आता है। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो दिल्ली का जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद था, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, इस मस्जिद का निर्माण भी
ऐबक ने ही कराया था। किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये हम जब पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो बता रहे थे कि विग्रहराज फोर्थ, जिसका विग्रहराज फोर्थ चतुर्थ यानी कि विशलदेव ही जिसका नाम था, उसने जिस स्थान पे आज के डेट में 2.5 दिन का झोपड़ा देखने को मिलता है, ठीक है, वहां पे एक विद्यालय हुआ करता था, वो विग्रहराज फोर्थ के द्वारा बनवाया गया था। तो उस विद्यालय में ही आज के डेट में ये बनवा दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श, इसका मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। तो लाख बख्श किसको कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये पूछता है, ठीक है। इस गुलाम वंश से ये सारे जो भी टॉपिक आज पढ़ रहे हैं आप लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत बार पूछता है यहाँ से, ठीक है। अब आगे एक नोटेड पॉइंट है, वो देख लेते हैं, वो क्या है? तो कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार का केवल पहला मंजिल, अभी बताएं, पहला मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 200 यानी 225 फीट ऊंचा 4 मंजिल तक बना दिया। 4 मंजिल तक बनवाने का काम किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। फिर आता है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक क्या करता है? तो उसके समय में बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी, और नष्ट होने के उपरांत क्या होता है? तो फिर से 2 छोटी मंजिलें बनवा देता है। 2 छोटी मंजिलें यानी कि चौथी मंजिल और 5वीं मंजिल। इस तरह टोटल मिला के कितना मंजिल हो जाते हैं? तो 5 मंजिल हो जाते हैं उसमें। ओके, अभी तक 5 मंजिल हो जाते हैं, और टोटल ऊंचाई कितनी? 9 फीट बढ़कर 9 फीट से बढ़ के 234 फीट हो जाती है। ओके, 9 फीट से बढ़ के 234। पहले क्या था? तो 225 फीट तक था, और 9 फीट और बढ़ जाती है, तो जिससे कुतुब मीनार का टोटल ऊंचाई हो जाता है वो 234 हो जाता है। आगे की बात कर लेते हैं। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। ओके ओके ओके। तो उसको ध्वस्त करने का जो कार्य किया था, उस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का जो कार्य किया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सहायक सेनानायक हुआ करता था, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, इसी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, एक तरह से कहते हैं ध्वस्त कर दिया था। ओके, तो ये भी बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। ओके, अब देखो ऐबक की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1210 ईस्वी में, यानी कि 4 सालों तक ये शासन करता है। उसके बाद चौगान खेलते समय, चौगान खेल रहा था घोड़े पे बैठ के, और घोड़े से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसको लाहौर में दफना दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में दफनाया गया था। आगे देख लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन का जो उसका उत्तराधिकारी बनता है, वो रहता है आराम शाह। आराम शाह, ये आराम शाह वाकई में आराम करने वाला व्यक्ति था, ज्यादा दिन तक ये शासन नहीं कर पाया। ओके, ये मात्र 8 महीनों तक शासन करता है, 8 महीनों तक। उसके बाद आराम शाह की हत्या कर दी जाती है इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश कब? तो 1211 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी जाती है, और इल्तुतमिश फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब इल्तुतमिश को मिस यहाँ लिखा है लास्ट में, तो महिला नहीं समझ लेना भैया, महिला नहीं, मिस का मतलब महिला ही नहीं है, ये पुरुष था, ठीक है। इल्तुतमिश पुरुष हुआ करता था। तो ये 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या करके दिल्ली के गद्दी पे बैठ जाता है। और क्या करता है फिर? इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, ठीक है, जो ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों हुआ करता था। देखो यहाँ पे गुलाम और दामाद दोनों देखने को मिलेंगे। हालांकि जो गुलाम होता था तो बहुत सारे शासक उसी से अपने बिटिया की शादी करा देते थे कि बढ़िया से जान मान करेगा, भैया गुलाम है ये, अब बढ़िया से हमारे बिटिया को देखेगा, थोड़ा बढ़िया से आदर सत्कार करेगा, इसलिए शादी करा देता था सब अपने गुलाम से। तो जो इल्तुतमिश था वो क्या था? तो इलवरी तुर्क था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और साथ में दामाद भी था। अब देखो इल्तुतमिश जो था वो क्या करता है? तो लाहौर से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली कर देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो सल्तनत काल में गुलाम वंश की राजधानी थी वो लाहौर हुआ करती थी, तो वहां से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। आगे देख लेते हैं। तो फिर क्या होता है? तो इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। गुलाम वंश का ये पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की, उस समय बगदाद का खलीफा सबसे बड़ा खलीफा माना जाता था,
ठीक है। बगदाद इराक का वही जगह है, वही यानी अरब देश में। तो वहाँ का जो बगदाद का खलीफा था उसने इसको सुल्तान की उपाधि दे दी, सुल्तान की उपाधि देने का कार्य कर दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो जाती है? तो अप्रैल 1236 में हो जाती है। इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है। अब देखो एक बड़ा ही रोचक तथ्य है कि चंगेज खान, जो उस समय चंगेज खान भी चीन के ऊपर एक देश है जिसका नाम है मंगोलिया, वहां पे एक तरह से एक कबीले का सरदार हुआ करता था, लेकिन उसने एक सेना बनाई और आक्रमण करना शुरू किया। बहुत ही एक तरह से कहा जाता है कि खतरनाक व्यक्ति था, निर्दयी था। उसकी सैनिक जब चलती थी आक्रमण करने के लिए, तो चंगेज खान के द्वारा आदेश दे दिया जाता था कि जो जितना सर काट के लेके आएगा उसको उतना ही इनाम दिया जाएगा। तो उसके सैनिक क्या करते थे ना, महिलाओं के, पुरुषों के सर काट देते थे, बच्चों के सर काट के अपने भाला में लटका देते थे और फिर चंगेज खान के पास लेके जाते थे उसके सर को, और उसके अनुसार चंगेज खान उनको इनाम देता था। यहाँ तक इतनी निर्दयी उसकी सेना थी कि गर्भवती महिलाओं के पेट से बच्चे को निकाल के उसका सर काट के भाला में गोद के लेके जाते थे उसके सामने। इतना दर्दनाक हत्यारा था। उसको श्रापित, एक तरह से श्रापित व्यक्ति भी कहा गया है। ओके, उसको महान और श्रापित दोनों प्रकार का व्यक्ति भी माना गया है चंगेज खान। तो चंगेज खान से उस दौरान बहुत सारे राजा महाराजा शासक डरते थे। इतना भयंकर व्यक्ति था, इतना खतरनाक हुआ करता था सरदार कि उससे सब व्यक्ति डरते थे उस चंगेज खान से। तो उसी समय चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट थे जिनका नाम था जलालुद्दीन। वो इल्तुतमिश के शरण में आते हैं कि भैया हमको शरण दे दो अपने यहाँ। तो इल्तुतमिश उनको शरण देने से मना कर देता है कि भैया अगर हम तुम्हें शरण दे देंगे तो पता चला कि चंगेज खान हमारे पे आक्रमण कर देगा, दिल्ली शासन पे, और आक्रमण कर देगा तो उसका भयंकर रूप सभी राजाओं को पता था। यहाँ कब आक्रमण कर दिया तो किसी को नहीं बख्शेगा वो। तो उसने इसको अपने यहाँ शरण देने से ही मना कर दिया। कितना खौफ था चंगेज खान का उस समय। चंगेज खान था कहाँ का? तो चीन के जस्ट ऊपर एक देश है मंगोलिया, वहीं पे एक कबीले में उसका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। तो इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र कौन शासक बनता है? तो फिरोज, ये रुकनुद्दीन फिरोज बनता है। रुकनुद्दीन फिरोज, ये भी उतना योग्य शासक नहीं था। ये भी क्या था? तो एक अयोग्य शासक हुआ करता था। यहाँ पे गुलाम वंश में कुछ ही शासक थे जो योग्य थे, और वहीं से क्वेश्चन पूछता है। ओके, इसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, बलबन हो गया, इन सब से क्वेश्चन पूछता है। और एक रजिया सुल्तान, यानी 4 लोगों से ही इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। तो लेकिन फिर भी जिसका शासन क्रम वाइज हुआ उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है आप लोग को। तो इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। वह अयोग्य शासक था। उसके शासन काल में क्या होता है ना, तो उसकी माँ थी तुर्कन। उस शासन काल में हमेशा उसके ऊपर छाई रहती थी। जैसे माँ होती है ना, वर्तमान में कुछ साल पहले देखोगे तो राहुल गांधी के ऊपर उसकी माँ छाई रहती थी, ठीक है, इंदिरा गांधी। लेकिन अभी तो राहुल गांधी में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला है। अब एक तरह से कह सकते हैं कि योग्य प्रधानमंत्री के तौर पे निखर के बाहर आ रहे हैं। लेकिन पहले स्थिति वही थी उनकी, वहां के बच्चे थे, ठीक है, वही वाली स्थिति थी इसकी। किसकी? तो ये रुकनुद्दीन फिरोज की। उसकी माँ तुर्कन हमेशा छाई रहती थी उसके आसपास, यानी बड़ा ख्याल रखती थी कि कहीं मतलब हमरे बेटवा के कोई कुछ कर न दे, ठीक है, गोद में एकदम खिलाने वाली परिस्थिति में रखती थी। आगे देख लेते हैं। आगे तो शाह तुर्कन के अवांछनीय प्रभाव, अवांछित प्रभाव से क्या होता है कि वहां के तुर्क अमीर थे जो, वो परेशान हो जाते हैं और फिर रुकनुद्दीन को गद्दी से हटा देते हैं और हटाकर रजिया सुल्तान को सिंहासन पे बैठा देते हैं। और इस प्रकार रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला बनी, प्रथम मुस्लिम शासिका बनी भारत के दिल्ली शासन काल में, सल्तनत काल में, या यूं कहा जाए कि भारत की प्रथम महिला शासिका जो बनी वो थी रजिया सुल्तान। ओके, तो इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम महिला मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। ओके, रजिया क्या करती है? तो पर्दा प्रथा को त्याग कर देती है। रजिया पहले, आज भी यही प्रथा है, महिलाएं जो होती हैं इस्लाम धर्म में वो पर्दा हालांकि ढाल के चलती हैं, तो उसने पर्दा प्रथा को पहले त्यागा।
सबसे पहले पर्दा प्रथा को त्याग दिया, हटा दिया अपने चेहरे से। और चोगा जिसको काबा बोला जाता है और कुला यानी कि टोपी पहनकर दरबार में आना शुरू कर दिया। ओके, अब रजिया जो थी वो एक बीना तुर्क मतलब तुर्क से बाहर एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था याकूब। ठीक है, याकूब। इसको क्या किया ना, मलिक जमालुद्दीन याकूब को घोड़े का सरदार नियुक्त कर दिया, यानी कि अमीरे अखुर नियुक्त कर दिया। तुर्की भाषा में अमीरे खुर का मतलब होता है घोड़े का सरदार, यानी जितने भी घोड़े थे उसका मालिक इसी को बना दिया, जबकि ये तुर्क नहीं हुआ का, तुर्की का नहीं था। तो फिर क्या था, वहां के जो तुर्क के सामंत गैर तुर्क को सामंत बनाने से रजिया के प्रयासों को तुर्की अमीर फिर विरुद्ध हो गया। वहां के तुर्की अमीरों को बड़ा चलती थी, तुर्क में जो अमीर व्यक्ति थे उनकी बड़ा चलती थी। जब रजिया सुल्तान ने गैर तुर्की को वहां का एक शासक एक तरह से उच्च पद पे सामंत बना दिया गया, तो फिर वहां के तुर्क अमीर थे फिर से नाराज हो जाते, और नाराज होकर फिर क्या करते हैं, तो दिल्ली के गद्दी से रजिया को बंदी बनाकर और फिर वहां पे मुइजुद्दीन बहराम शाह को उस गद्दी पे बैठा दिया जाता है। ठीक है, फिर उसको हटा दिया जाता है रजिया सुल्तान को, और फिर से उस गद्दी पे मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया जाता है। किसके द्वारा, तो वहां के अमीर जो तुर्क थे उनके द्वारा। हालांकि उन्हीं का ज्यादा चलता था, उन्हीं का उस समय चलता था। रजिया सुल्तान के बारे में एक फेमस क्वेश्चन बनता है कि रजिया सुल्तान ने ही क्या किया था, तो रजिया सुल्तान ने ही एक चालीसा शुरू किया था, यानी 40 सरदारों का एक ग्रुप तैयार किया था। वो बहुत भयंकर 40 सरदार हुआ करते थे, और वही कोई भी युद्ध होता था, कोई भी निर्णय लेना रहता था, तो उसके सहयोग से ही रजिया सुल्तान इल्तुतमिश ये सब करती थी। हालांकि इल्तुतमिश ने ही ये वाला कार्य किया था, हालांकि हम आप लोग को नहीं बताएं, एक बार और बता देते हैं इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, देखो इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, तो कुतुब मीनार के निर्माण में पूर्ण करवाया, कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अर्पी सिक्के जारी किए, चांदी का टका एवं तांबा का जीतल ये जारी करने का कार्य करती है। इक्ता प्रणाली चलाई, इक्ता प्रणाली इसी ने चलाई। अब देखो यही 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्क ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता था। तुर्क ए चिहलगानी यानी 40 सरदारों का, 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसको तुर्क ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता था। और ये क्वेश्चन पूछता है कि तुर्क ए चिहलगानी यानी चालीसा का निर्माण किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था, और उसका अंत किसने किया, तो बलबन के द्वारा किया गया। ठीक है, 40 सरदारों का एक संगठन बनाया गया था, जो कहीं युद्ध लड़ना होता था या कोई भी युद्ध से संबंधित कार्य होता था, तो वहां पे वो 40 सरदारों का एक तरह से नियुक्ति कर दिया जाता था। अब देखो सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने का जो कार्य किया था वो इल्तुतमिश ने ही किया था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चालीसा वाला सबसे महत्वपूर्ण है उसमें। ठीक है, 40 सरदारों का ग्रुप बनाने का जो कार्य किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। आगे हम लोग देख लेते हैं, यहां तक हो गया था। अब देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। अब रजिया सुल्तान को हटा के वहां पे बहराम शाह को हालांकि गद्दी पे बैठा दिया जाता है, लेकिन रजिया सुल्तान अब मानने वाली नहीं थी। रजिया सुल्तान उसमें मानने वाली नहीं थी, वो अल्तुनिया से शादी कर लेती है, और अल्तुनिया से शादी करके पुनः क्या करती है, तो पुनः गद्दी प्राप्त करने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती है। अल्तुनिया से ये मोहब्बत करते थी, लेकिन ये तुर्क का नहीं था, तुर्क से बाहर का, तुर्क साम्राज्य से बाहर का शासक हुआ करता था, जिससे वहां के सरदार जो नाराज हुए थे उसका एक रीजन ये भी था। मोहब्बत कर बैठी तो तुर्क से करती, तुर्क से बाहरी लोगों से कर ली, जिससे वहां के अमीर तुर्क सरदार नाराज हो गए, भैया इतने हम लोग दरबार में बैठे हुए हैं, ये ससुरी दूसरे को ही पसंद कर रही है ना। तो फिर क्या होता है, अल्तुनिया से शादी करने के बाद पुनः गद्दी प्राप्त करने की कोशिश करती है और गद्दी प्राप्त नहीं कर पाती है। हालांकि रजिया की मृत्यु कब हो जाती है, तो 1240 में 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा मार दिया जाता है। कहाँ पे, तो कैथल, कैथल में इसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी, तो रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान से बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, भारत की प्रथम महिला शासिका, तो वही थी रजिया सुल्तान। ओके, अब देखो, अब रजिया सुल्तान को हटा के किसको शासक बनाया गया था, तो बहराम शाह को। बहराम शाह को
बहराम शाह को भी, वो भी एक तरह से बढ़िया से नहीं शासन चला पा रहा था, तो उसकी भी हत्या कब कर दी जाती है, तो 2 साल बाद 1242 ईस्वी में इसकी भी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद दिल्ली का जो सुल्तान बनता है वो होता है अलाउद्दीन मसूद शाह। और ये अलाउद्दीन मसूद शाह ना था ना, ये एक तरह से कह सकते हैं कि टोपी सी के अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, अब देखो बलवंत ने देखो बलवंत ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में, वही बलवंत ये भी एक तरह से गुलाम वंश का बहुत प्रतापी शासक हुआ करता था, तो इसने एक षड्यंत्र करता है 1246 ईस्वी में, और मसूद शाह को, अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना देता है। ओके, नासिरुद्दीन महमूद को। और नासिरुद्दीन महमूद जो था ना, यही था जो टोपी सिलकर जीवन यापन करता था। हालांकि हम गलत बता दिए, ये नहीं था, ये था जो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था, महमूद शाह। देखो यहाँ देखने को मिलेगा नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह किया करता था। अब तो भैया सीधे टोपी सिलने वाले पद से सीधे वहां का सुल्तान बन जाता है, राजा बन जाता है। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो बलवन जो था, जिसने षड्यंत्र के द्वारा क्या करता है, तो इसको गद्दी पे बैठाता है, किसको, नासिरुद्दीन महमूद को। तो क्या करता है ना बलवन, अपनी पुत्री का विवाह इसी से कर देता है, फिर अपनी पुत्री का विवाह इससे कर देता है। बलवन का जो वास्तविक नाम था ना वो बहाउद्दीन था। ये पूछता है बलवन का वास्तविक नाम क्या था, तो बहाउद्दीन था। ये इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था। जो बलवन था वो गुलामों का गुलाम, इल्तुतमिश देखो गौरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का जो गुलाम था वो था बलवन। ओके, बलवन था। देखो गुलामों का गुलाम हुआ करता था इस वंश में। ठीक है, तो देखो तुर्कान ए चिहलगामी, चालीसा जिसको बोल रहे हैं हम लोग, चालीसा का विनाश बलवन ने ही किया था, चालीसा का विनाश। अब देखो नासिरुद्दीन महमूद के बाद गद्दी पे जो बैठता है वो बलवन रहता है। बलवन वो कब बैठता है, तो बलवन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, और यह मंगोलों से आक्रमण करता है। मंगोल वही चंगेज खां जो बहुत खतरनाक शासक हुआ करता था, उससे ये आक्रमण, उस पर आक्रमण कर देता है। मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करता है, रक्षा करने में सफल भी हो जाता है। ठीक है, चंगेज खां मंगोल आक्रमण, दिल्ली पे आक्रमण कर देता है, फिर इसके बीच, बलवन के बीच और चंगेज खां के बीच यानी मंगोलों के बीच घमासान युद्ध होती है, लेकिन सफलता बलवन को मिल जाती है। बहुत षड्यंत्रकारी था, इसलिए इसको सफलता मिल गई। अब देखो जो सीरी का नया नगर था उसको बलवन ने ही बनाया था, बलवन ने ही उस नगर को बसाने का कार्य किया था। राज दरबार में 2 प्रथा चलवाया था, जिसका नाम था सिजदा और फैबोस। सिजदा और फैबोस, इसकी शुरुआत बलवन ने ही की थी। ये पूछता है सिजदा और फैबोस अपने दरबार में किसने शुरू की थी, तो बलवन ने की थी, बलवन ने की थी। आगे देख लेते हैं, बलवन ने फारसी रीति रिवाज पे आधारित नवरोज स्टार्ट कर दिया। नवरोज आज भी फारसी भाषा में नवरोज एक पवित्र त्योहार है। ठीक है, तो नवरोज की प्रारंभ इसी ने किया था, नवरोज की शुरुआत बलवन ने किया था। फारसी साल का पहला दिन होता है नवरोज, फारसी साल का पहला दिन होता है, जैसे हमारे यहाँ 1 जनवरी होती है ना, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। अपने विरोधियों के प्रति बलवन जो नीति अपनाता था उसका नाम था लौह एवं रक्त की नीति। लौह एवं रक्त की नीति का पालन करता था, किसके विरुद्ध, तो अपने विरोधियों के प्रति। अब देखो नासिरुद्दीन महमूद ने बलवन को उलुग खां की उपाधि दी थी। नासिरुद्दीन महमूद उसी का जो दामाद हुआ करता था, नासिरुद्दीन महमूद, उसने बलवन को उलुग खां की उपाधि दी थी। अब देखो बलवन क्या करता था ना, आखेट अभियान के बहाने, आखेट अभियान मतलब शिकार के, आखेट मतलब शिकार होता है, आखेट अभियान के बहाने अपने सैनिकों का एक्सरसाइज करवाने का भी कार्य करता था। षड्यंत्रकारी तो था ही, तो सोचता था कि हमारे सैनिक तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, उसके लिए आखेट के बहाने ये क्या करता था, अपने सैनिकों का
लंबी दूरी तक क्या करता था, कवायद कराकर दुरुस्त रखता था, यानी एक्सरसाइज कराकर दुरुस्त रखता था। अब देखो बलबन के दरबार में जो फारस के प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का नाम आप लोग जानते होंगे, अमीर खुसरो, ये बलबन के ही दरबार में रहते थे। और एक अमीर हसन, अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों इसी के दरबार के कवि हुआ करते थे, बलबन के। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो शमसुद्दीन कैमूस हुआ करता था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूस हुआ करता था। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्वेश्चन पूछता है गुलाम वंश का अंतिम शासक, तो शमसुद्दीन कैमूस हुआ करता था। आगे देख लेते हैं तो खिलजी वंश, खिलजी वंश आता है। ओके, अब आ जाता है खिलजी वंश। और खिलजी वंश हालांकि हम लोग कब शुरू करने वाले हैं, तो कल से शुरू करने वाले हैं, आज यहीं रहने देते हैं। ठीक है, चलो आज यहीं रहने देते हैं, खिलजी वंश का कल प्रारंभ करेंगे हम लोग। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। खिलजी वंश से हम लोग सल्तनत काल में और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिसे हम कवर करने वाले हैं, और बढ़िया से ये टॉपिक मिस मत करना। पीछे का क्लास नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेना, लेकिन यहाँ से ये जो मध्यकालीन इतिहास शुरू हुआ है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसको अगर आप वास्तव में सीरियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको मिस करने का कार्य नहीं करना, वरना बहुत पछताओगे। ओके, तो आज का सेशन हम लोग यहीं रखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।